इस अध्याय में आज हम जिन बिंदुओं को सीखेंगे वे हैं अपवाह की परिभाषा, अपवाह एवं अपवाह तंत्र में अंतर, अपवाह प्रतिरूप, विभिन्न आधारों पर भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, भारत के अपवाह तंत्र जैसे हिमालय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र तथा इन अपवाह तंत्रों का विकास, भारत की मुख्य नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी, गोदावरी आदि की व्याख्या, नदी बहाव प्रवृत्ति, नदियों को जोड़ने की परियोजना एवं नदी जल उपयोग से संबंधित समस्याएं। क्या आप जानते हैं कि अपवाह किसे कहते हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर समझें। जल की वह मात्रा जो पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल का अनुसरण करते हुए जलधाराओं, सरिताओं, नालों और नदियों के रूप में प्रवाहित होता है, उसे अपवाह या धरातलीय अपवाह कहते हैं। सरल शब्दों में जब निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल का प्रवाह होता है तो उसे अपवाह कहा जाता है। वास्तव में अपवाह एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है और जिस विशिष्ट क्षेत्र से नदी अपना जल बहाकर लाती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र अर्थात कैचमेंट एरिया कहते हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है और एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियाँ व नालों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। निश्चित ही नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। आइए अब अपवाह तंत्र को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को ही अपवाह तंत्र कहा जाता है। वास्तव में अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी और उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा आदि। आइए अब नदियों के द्वारा बनाए गए अपवाह प्रतिरूपों का अध्ययन करते हैं। नदी बहते समय कई प्रकार के प्रतिरूप बनाती है। क्या आप इन प्रतिरूपों के बारे में जानते हैं? जैसे वृक्षाकार प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप और अभिकेंद्री प्रतिरूप। आइए सबसे पहले समझते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप को। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण है। जालीनुमा प्रतिरूप। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हों तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। अंत में अभिकेंद्री प्रतिरूप। जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। उदाहरण के लिए मणिपुर की लोकटक झील। हमारे इस पाठ का अगला बिंदु है भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर बांटा जा सकता है, जैसे समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर और जल संभर के आकार के आधार पर। जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये दोनों अपवाह तंत्र अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र दिल्ली कटक, अरावली एवं
सह्याद्री द्वारा अलग होते हैं। यही दोनों के बीच जल विभाजक है। चित्र में इसे एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। भारत के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में होता है। इसमें जो नदियाँ शामिल हैं वे हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि। कुल अपवाह क्षेत्र का केवल 23% भाग का विसर्जन अरब सागर में होता है। इसमें जो नदियाँ शामिल हैं वे हैं सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्रमुख नदी द्रोणी, नंबर 2 मध्यम नदी द्रोणी और नंबर 3 लघु नदी द्रोणी। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रमुख नदी द्रोणी के बारे में। जिन नदी द्रोणियों का आकार 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है उन्हें प्रमुख नदी द्रोणी में शामिल किया जाता है। इसमें कुल 14 नदी द्रोणियाँ हैं जिनमें प्रमुख है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि। मध्यम नदी द्रोणी, जिन नदी द्रोणियों का आकार 2000 वर्ग किलोमीटर से 20,000 वर्ग किलोमीटर है उन्हें मध्यम नदी द्रोणी में शामिल किया जाता है। इसमें 44 नदी द्रोणियाँ हैं जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। लघु नदी द्रोणी, जिन नदी द्रोणियों का आकार 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है उन्हें लघु नदी द्रोणी कहा जाता है। इनमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल हैं। अब हम चर्चा करते हैं भारत के अपवाह तंत्र की। भारत के अपवाह तंत्र में अनेकों छोटी बड़ी नदियाँ हैं। भारत के इस अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग हैं हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय अपवाह तंत्र में मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। चूँकि यहाँ की नदियाँ बर्फ़ पिघलने से वर्षण दोनों पर निर्भर करती हैं इसलिए यह 12मासी नदियाँ हैं। बहते समय यह नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाती हैं जैसे महाखड्ड, वी आकार की घाटी, छिप्रिका व जलप्रपात। ये सभी आकृतियाँ नदी अपने अपर्दन कार्य द्वारा बनाती है। परंतु जब ये नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती हैं तो अपने निक्षेपण कार्य द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियों को निर्मित करती है जैसे समतल घाटी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वहिकाएँ और डेल्टा। इसके अतिरिक्त नदियाँ अपना मार्ग भी बदलती हैं। उदाहरण के लिए कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? कोसी नदी का जन्म हिमालय पर्वत से होता है और नेपाल से बहते हुए यह नदी भारत में बिहार राज्य के भीमनगर से प्रवेश करती है। इस नदी में आने वाली बाढ़ से प्रत्येक वर्ष बहुत ज़्यादा जन धन की हानि होती है। यही कारण है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। हिमालय पर्वतीय नदियों का विकास। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में जिन नदियों को आप देखते हैं उनका विकास कैसे हुआ? आइए हिमालय से निकलने वाली नदियों के विकास को समझते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 2.4 करोड़ वर्ष से 50 लाख वर्ष पहले, जिसे मायोसीन कल्प भी कहा जाता है, शिवालिक या इंडो-ब्रह्म नामक नदी हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के नज़दीक सिंध के पास अपना पानी विसर्जित करती थी। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में यही शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्र में बढ़ गई, जो इस प्रकार हैं। सिंध और इसकी सहायक नदियाँ, गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। आखिर शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी का विभाजन क्यों हुआ? संभवतः इस नदी का विभाजन प्लेस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिम भाग में व
पोटवार पठार के उत्थान के कारण हुआ। इसी उत्थान ने गंगा व सिंधु नदियों के बीच में जल विभाजक का काम किया और दोनों नदियों के मार्ग को अलग कर दिया। इसी प्रकार राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का दिक् परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ। अब हम हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के विषय में जानेंगे। हिमालय की प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं सिंधु नदी के विषय में। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान या शेरमुख कहते हैं। इस नदी का कुल क्षेत्रफल 11,65,000 किलोमीटर है और कुल लंबाई 2,800 किलोमीटर है, परंतु भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 है, जबकि कुल लंबाई 1,114 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए सिंधु नदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर में गिलगित के नज़दीक महाखड्ड बनाते हुए अंत में पाकिस्तान में स्थित चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में बहती हुई कराची शहर के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। गिलगित, हुंजा, खुर्रम आदि इस नदी की सहायक नदी हैं, परंतु सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदी हैं वे हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सबसे पहले बात करेंगे झेलम की। झेलम नदी कश्मीर घाटी में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है और श्रीनगर व वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखड्ड से गुजरते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी का जन्म हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली दो सरिताओं चंद्रा और भागा के आपस में मिलने से होता है। ये दोनों सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में मिलती हैं। यह नदी भी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आइए अब समझते हैं रावी नदी को। रावी नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है और पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी से मिल जाती है। व्यास नदी। व्यास नदी का जन्म भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने के बाद हरीके के पास सतलुज नदी में जा गिरती है। सतलुज नदी। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहाँ इसे लॉन्गचेन खंबाव कहते हैं। यह नदी सिंधु नदी के समांतर बहती है और रोपड़, जो पंजाब में है, एक महाखड्डे से निकलती है। यह नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नदी भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। आइए सिंधु नदी के बाद अब बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3,900 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है और यहीं से इसे गंगा नदी का नाम दिया जाता है। गंगा नदी हरिद्वार में पर्वतों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है। यहाँ से ये नदी पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और पुनः पूर्व की ओर बहती है और अंत में दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। वे धाराएं हैं भागीरथी और पद्मा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2,525 किलोमीटर है।
यमुना नदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी अन्य सहायक नदी सोन है, जो गंगा के दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। जबकि बाएं तट पर मिलने वाली मुख्य नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत के कई प्रमुख नगर जैसे हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। आइए भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी के विषय में जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी में झील के निकट चेमायुंग डुंग हिमनद से होता है। तिब्बत में पूर्व की ओर बहती हुई यह नदी शुष्क व समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा के पास पहुंचकर यह नदी यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब इस नदी में इसकी मुख्य सहायक नदियाँ जैसे दिबांग और लोहित मिलती है तो असम में इसी नदी को ब्रह्मपुत्र, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप जानते हैं कि तिब्बत में इस नदी में बाढ़ नहीं आती, परंतु असम और बांग्लादेश में वर्षा ऋतु में प्रत्येक वर्ष इस नदी में बाढ़ आती है। क्या आप जानते हैं वर्षा ऋतु में प्रत्येक वर्ष इस नदी में बाढ़ क्यों आती है? जैसा कि आप जानते हैं कि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क प्रदेश है, अतः इस क्षेत्र में इस नदी में जल व सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। परंतु जब यह नदी भारत में बहती है तो यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर बहती है, अतः इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण इस नदी की सतह के स्तर में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक नुकसान होता है। इसके साथ साथ यह नदी बार बार अपना मार्ग भी बदलती है। असम में यह नदी अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण भी करती है। उदाहरण के लिए माजुली द्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। हिमालय अपवाह तंत्र को समझने के बाद अब हम चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन नदियों की विशेषता यह है कि यह एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती और ये बारहमासी भी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। नर्मदा और तापी नदियों को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। आइए समझते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के विकास के विषय में। 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को जन्म दिया। नंबर 1, आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का धंसाव हुआ, जिसके कारण मूल समर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। दूसरा कारण है हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है। और तीसरा कारण है इसी काल में अर्थात टर्शरी काल में प्रायद्वीप खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। आइए अब चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों का। सर्वप्रथम महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के निकट निकलती है और ओडिशा से बहती हुई
अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। दूसरी नदी है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित कर देती है। इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। तीसरी नदी है कृष्णा। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इस नदी का उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से होता है और इस नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। आइए अब बात करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के गोगुडा जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। अपवाह तंत्र की अगली नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। और अगली नदी है तापी। यह नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह नदी भी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ये दोनों नदियाँ नर्मदा नदी और तापी नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं। क्या आप पश्चिम व पूर्व में बहने वाली छोटी नदियों के बारे में जानते हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं साबरमती, माही, भद्रा, वैतरणा, कालिंदी, शरावती आदि। जबकि पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वामसाधारा, वैगई, पिन्नार और पालार। आइए इस अध्याय के एक और महत्वपूर्ण बिंदु को हम समझते हैं। नदी बहाव प्रवृत्ति। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। नदी में बहने वाली जल की मात्रा पूरे वर्ष एक समान नहीं रहती है, क्योंकि ऋतुओं के अनुसार इसके जल की मात्रा में परिवर्तन आता रहता है। उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु में नदियों के जल में वृद्धि हो जाती है। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी हैं, क्योंकि ये अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त कर लेती हैं। जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकलती, जिससे इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इन नदियों का बहाव वर्षा ऋतु में काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि वर्षा ऋतु के बाद इन नदियों के बहाव में कमी आ जाती है। नदी जल उपयोग की सीमा। हम जानते हैं कि हमारे देश की नदियाँ प्रत्येक वर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है। जब देश के एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरा क्षेत्र सूखाग्रस्त होता है। क्या इस समस्या को नदी द्रोणियों को आपस में जोड़ने से समाप्त या कम किया जा सकता है? ब्रिटिश राज से ही नदियों के जल को आपस में जोड़ने के सुझाव दिए जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद सन 1970 के दशक में तत्कालीन सरकार ने नदियों को जोड़ने की परियोजना की बात कही। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया, जिसने नदी जोड़ परियोजना की सफलता के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इसी परियोजना के तहत टास्क फोर्स ने केन बेतवा एवं पार्वती काली सिंध चंबल परियोजनाओं को चिन्हित किया। सन 1982 में इस नदी जोड़ परियोजना के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अर्थात NWDA की स्थापना की। इसके बाद 2005 में संप्रग सरकार ने
संप्रग का अर्थ है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अर्थात यूपीए। इस सरकार ने केन बेतवा लिंक पर रिपोर्ट का कार्य शुरू किया। इसके बाद 2009 में दो और महत्वपूर्ण लिंकों पर ताप्ती नर्मदा एवं दमन गंगा पिंजाल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। सन 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नदियों को जोड़ने की अनुमति दे दी, परंतु इस परियोजना के सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं। इस परियोजना से उन क्षेत्रों को निश्चित ही लाभ होता है जहां जल की कमी है, परंतु विस्थापितों की पुनर्स्थापना, बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता एवं पर्यावरण को नुकसान की आशंका के कारण इन परियोजनाओं को लागू करने में सरकार को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। आइए हम नदी जल उपयोग से संबंधित समस्याओं की भी चर्चा करते हैं। नदी जल उपयोग से संबंधित जो प्रमुख समस्याएं हैं वे हैं, नंबर 1, पर्याप्त मात्रा में जल का उपलब्ध ना होना, नदी जल में गाद हो जाना, विभिन्न ऋतुओं में जल का असमान प्रवाह, राज्यों के बीच जल विवाद हो जाना, मध्य धारा की ओर बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना और अंत में नदी जल प्रदूषण। नदियों को प्रदूषित करने में मुख्यतः मानव ही जिम्मेदार है। हम उद्योगों से निकलने वाले पदार्थों को, घर से निकलने वाले कूड़ा करकट को, मृत शरीर और मूर्तियों को नदी में बहा देते हैं। परिणाम स्वरूप नदी का जल निरंतर प्रदूषित हो रहा है। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले आइए हम एक बार पुनः जान लें कि हमने इस अध्याय में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की और किन किन बिंदुओं को हमने समझा। नंबर 1, अपवाह की परिभाषा। नंबर 2, अपवाह एवं अपवाह तंत्र में अंतर। नंबर 3, अपवाह प्रतिरूप। नंबर 4, विभिन्न आधारों पर भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। नंबर 5, भारत के अपवाह तंत्र जैसे हिमालय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र तथा इन अपवाह तंत्रों का विकास। नंबर 7, भारत की मुख्य नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि की व्याख्या। नदी बहाव प्रवृत्ति। नंबर 9, नदियों को जोड़ने की परियोजना और अंत में नदी जल उपयोग से संबंधित समस्याएं। आशा है आज इस अध्याय में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे सभी बिंदु आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।